अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। बेटा कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम। जी। क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में? याद है किसी मैम को? मोस्ट कॉमन मैम डिवाइस बोन फिक्सेशन के लिए हमने वो इक्विपमेंट्स पढ़े थे। जी, फ्रैक्चर फिक्सेशन के लिए क्या क्या डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? स्क्रूज, उसमें स्टेपल्स, स्क्रूज थे, वायर्स थी और स्टेपल्स स्टेपल्स थे। मुझे ये बताएं कि क्या हम स्टेपलर्स और जो पिन्स हैं वो परमानेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं खाली मैकेनिकल स्टेबिलिटी के लिए? नो नो मैम। मैम। कब इस्तेमाल करते हैं हम स्टेपल्स और पिन्स? हम्म। मैम प्रायर टू रिजिड फिक्सेशन। यस जी, मैम, प्रायर टू प्रायर टू रिजिड फिक्सेशन के लिए यूज फिक्सेशन, की। क्योंकि उनकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी इस तरह की नहीं होती, तो बोन फ्रेगमेंट्स को होल्ड करने के लिए हम रिजिड फिक्सेशन से पहले जो है वो उनको अप्लाई कर देते हैं ताकि बोन को अपनी जगह पे होल्ड किया जा सके। ठीक है। टेंशन बैंड टेक्निक क्या होती है? याद है किसी को? व्हाट इज टेंशन बैंड टेक्निक? नहीं। मैम डिस्ट्रक्टेड फोर्सेस को कंप्रेसिव फोर्सेस में कन्वर्ट करती हैं। जी, जो हमारी टेंशन बैंड टेक्निक है बेसिकली वो क्या करती हैं कि इट्स अ फॉर्म ऑफ ऑर्थोपेडिक इंटरनल फिक्सेशन, जिसमें आप वायरिंग की मदद से जो कंप्रेस डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं उनको कंप्रेसिव फोर्सेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि बोन हीलिंग को एक्सेलरेट किया जा सके। ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि हम वायरिंग को करते हैं, स्टेपल्स थी, हमारी पिन्स थी, उसके बाद फिर हमने बात की थी किस चीज़ की बात की थी इसके बाद, याद है किसी को? सिक्योर्स मैम। स्क्रूज स्क्रूज पढ़े तो हो थे गए मैम। ना, फिक्सेशन डिवाइसेस तो हो गई। टेंशन बैंड टेक्निक भी पढ़ ली थी, फिर और क्या पढ़ा था इसके बाद? अच्छा मुझे ये बताएं, स्क्रू की होल्डिंग पावर किस चीज़ पे बेस करती है? मैम थ्रेड पे मैम डायन उसको हमेशा कन्वेक्स साइड पे लगाना चाहिए, कनकेव वाली साइड पे। ठीक है, कन्वेक्स साइड पे लगाना चाहिए। उसकी होल्डिंग पावर किस चीज़ पे बेस करती है? मैम डायमीटर ऑफ थ्रेड मैम पे। थ्रेड पे, जी, टाइप थ्रेड ऑफ के थ्रेड पे। डायमीटर पे और थ्रेड की लेंथ के ऊपर, और थ्रेड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो थ्रेड की कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से हमने बात की थी कि टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स थी? टू टाइप्स ऑफ स्क्रूज कौन कौन से थे? कॉर्टिकल एंड कैल्सेनियस। ठीक है। कि जिसमें पिच ज़्यादा होती है थ्रेड के दरमियान उसको हम कहते हैं कि वो हमारे कैल्सेनियस स्क्रूज हैं, और जिसमें पिच का डिस्टेंस कम होता है, पिच कम होती है, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे कॉर्टिकल स्क्रूज हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सबको क्लियर है लास्ट लेक्चर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो मैम। ये जो हमारे लास्ट टू लेक्चर्स थे ये हमारे रिलेटेड थे विद बायोमैकेनिक्स ऑफ फ्रैक्चर फिक्सेशन। ठीक है, कि फ्रैक्चर क्या है, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, और उसको हम कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर जब स्टेबल करते हैं तो हीलिंग के कौन कौन से स्टेजेस हैं, और फिर जब हीलिंग हो जाती है या हीलिंग जो है वो किस प्रिंसिपल पे होती है, वो वुल्फ लॉ के अकॉर्डिंगली है, और जब भी फ्रैक्चर है उसको आपने फिक्सेशन के लिए कुछ डिवाइसेस हैं जो हमने बात कर ली थी कौन कौन से हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें थी विद फ्रैक्चर फिक्सेशन। तो हमारा वो वाला जो टॉपिक है वो कवर हो गया। ठीक है, अभी तक हमने बायोमैकेनिक्स के दो हमारे टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया, बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन अपर एक्सट्रीमिटी एंड बायोमैकेनिक्स ऑफ फ्रैक्चर फिक्सेशन। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद बायोमैकेनिक्स ऑफ आर्थ्रोप्लास्टी। अच्छा, अब बात यह है कि आर्थ्रोप्लास्टी क्या है। नॉर्मली आप सुनते होंगे अपने इर्द गिर्द
कि जॉइंट उसने अपना जो जोड़ है उसको रिप्लेस करा लिया, आर्टिफिशियल डलवा लिया अंदर, ठीक है। तो वो जो बेसिक चीज़ है कि आप अपने जॉइंट को रिप्लेस करा दें, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिस्ट्रक्ट हो गया, जॉइंट सरफेसेस इरोड हो गई हैं, आपके जो ऑस्टियोफाइट्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो गई है, आपके पेन बहुत ज़्यादा है जॉइंट्स के अंदर। तो उस केस में क्या करते हैं, हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं कि अपने जो जॉइंट है उसको रिप्लेस करा दे। तो वो जो बेसिकली जॉइंट की रिप्लेसमेंट सर्जरी है या जॉइंट की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है कि आपने दोबारा से जॉइंट को रिकंस्ट्रक्ट किया या फिर आपने जॉइंट को रीमॉडल कर दिया, तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये आर्थ्रोप्लास्टी की ब्रॉड टर्म के अंदर आती हैं, ठीक है। अब आर्थ्रोप्लास्टी की क्या बायोमैकेनिक्स है, आप किस तरह से उस इम्प्लांट को लगाएं कि फोर्सेस कम हो जाएं, किस तरह से उस इम्प्लांट का वेयर एंड टेयर कम किया जा सकता है, किस तरह से आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं, किस तरह से आप मसल्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्प्लांट में आपने कंसीडर करनी है, ये सारी उसकी बायोमैकेनिक्स के अंदर आती हैं। तो इस वजह से हम इसको बायोमैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अदरवाइज आप आर्थोप्लास्टी तो थेरेपी में भी पढ़ेंगे, आर्थोप्लास्टी के बारे में आप जेरियाट्रिक फिजिकल थेरेपी में भी पढ़ेंगे, आर्थोप्लास्टी के बारे में आप जो मस्कुलोस्केलेटल पीटी है उसके अंदर भी पढ़ेंगे। यहाँ पे बायोमैकेनिक्स में हम इसको बायोमैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, इसमें क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, क्यों किया गया है, उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन सी फोर्सेस हैं जिनको नलिफाई करना है, कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इम्प्लांट की तरफ आती हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं उनको हम बेसिकली डील करेंगे आर्थोप्लास्टी के अंदर, ठीक है। कि आर्थोप्लास्टी क्या है, टोटल हिप आर्थोप्लास्टी किसको कहते हैं, नी की आर्थोप्लास्टी क्या होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, बायोमैकेनिकल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या हैं आर्थोप्लास्टी पे, फोर्सेस कौन कौन सी हैं, क्या क्या फोर्सेस हैं जो हिप जॉइंट के ऊपर एक्ट करती हैं, और आपका जो इम्प्लांट है उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, हाउ कैन यू मेजर देम, उनको आप मेजर कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है वो सारा इसके अराउंड है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज आर्थोप्लास्टी, सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन और रिप्लेसमेंट, ठीक है। कि आपने सर्जिकली दोबारा से किसी जॉइंट को रिकंस्ट्रक्ट किया, उसको या रिप्लेस करा दिया। ये बेसिकली एक ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम आर्टिकुलर सरफेस को कोई भी हमारा जो जॉइंट है उसमें रिप्लेस करते हैं, या आप उसकी शेप को चेंज कर देते हैं, रिमॉडल कर देते हैं। जैसे रिवर्स बॉल एंड सॉकेट है, इसकी एक टाइप आर्थोप्लास्टी की, वो आप थेरा में ज़्यादा डिटेल पढ़ लेंगे। रिवर्स बॉल एंड सॉकेट का क्या मतलब है, नॉर्मली हमारा जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो बॉल है और हमारा जो ग्लिनाइड है वो सॉकेट है। लेकिन जब डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और रोटेटर कफ बिल्कुल ही फारिग हो चुके हों कि रोटेटर कफ जो है वो अपना फंक्शन ना परफॉर्म कर सकें, तो उसके केस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्कैपुला का सॉकेट है उसको हम बॉल बना देते हैं आर्टिफिशियली, और जो हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस है उसको सॉकेट बना देते हैं। इस तरह से वो ज्वाइंट बन जाता है। तो ये रीमॉडल हो गया, शेप ही चेंज कर दिया आपने ज्वाइंट की, ठीक है। या फिर आप ज्वाइंट की जो बोन्स है उनको रीअलाइन करते हैं। रीअलाइन कैसे करते हैं, ऑस्टियोटमी के थ्रू। ऑस्टियोटमी बेसिकली क्या है, बोन को वेज शेप में कट करना, ठीक है। वेज वेज शेप में अगर आप बोन को कट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोटमी। और ये बेसिकली हमारी जो बोन है उसको रीअलाइन करने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, दोनों लेग्स में डिफरेंस है, एक लंबी है और एक थोड़ी छोटी है, बाय बर्थ कोई कंजेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके केस में क्या है कि जो लंबी वाली है उसको आप वेज शेप में कट करके उसकी जो हाइट है उसको डिक्रीज करते हैं। तो इस तरह से आप बोन को रीअलाइन कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आर्थोप्लास्टी के अंदर आती हैं। आर्थोप्लास्टी की समझ आ गई है सबको? यस मैम। यस मैम। बेसिकली आर्थोप्लास्टी एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है जिसमें हम आर्थराइटिक या डिसफंक्शनल जॉइंट को रिप्लेस करते हैं किसी बेटर चीज़ के साथ, या फिर हम बोन को रिमॉडल करते हैं या रीअलाइनिंग करते हैं उसकी ऑस्टियोटमी के थ्रू या किसी और प्रोसीजर के थ्रू। किसी और प्रोसीजर का क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी रिमॉडलिंग में आपको बताया कि आप बोन की जो सरफेस है उसको ऑपोजिट कर दें, रिवर्स कर दें, ठीक है। तो वो आपने रीशेप कर दिया उस जॉइंट को। तो ये सारी की सारी ऑर्थोप्लास्टी के अंदर आती हैं। कॉमनली हमारे कौन कौन से जॉइंट्स हैं जिनकी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं, कॉमन हैं जो, हिप और नी जॉइंट, बिकॉज दीज आर द वेट बेयरिंग जॉइंट्स, और वेट की वजह से या जैसे वेट बेयरिंग है तो फोर्सेस बहुत ज़्यादा लगती हैं इनके ऊपर, तो इनके डिस्ट्रक्शन और इनकी जो इरोजन है, इनमें जो ऑस्टियोफाइट की फॉर्मेशंस हैं वो ज़्यादा कॉमन है।
शोल्डर ज्वाइंट इस वजह से कॉमन है कि हमारा जो, जैसे हमने बायोमैकेनिक्स जब पढ़ी थी ह्यूमन अपर एक्सट्रीमिटी की, तो उसमें हमने बात की थी कि शोल्डर वो वाहिद ज्वाइंट है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपके अपर लिम्ब को। इस वजह से इसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ते हैं, तो इस वजह से शोल्डर ज्वाइंट भी कॉमनली रिप्लेस होता है जब फ्रोजन शोल्डर हो जाए कि हाथ अब बिल्कुल ही नहीं उठ रहा और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो गया है, कैप्सूल की इन्फ्लेमेशन हो गई है अंदर और ज्वाइंट की बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो गई है, फिजिकल थेरेपी फेलियर हो गया है, तो उस केस में आपको ये ज्वाइंट रिप्लेस करने पड़ सकते हैं। एल्बो भी रिप्लेस होता है लेकिन इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी ज्वाइंट है जो कॉमनली रिप्लेस होते हैं, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड द शोल्डर ज्वाइंट। अब रिप्लेसमेंट जब आपने ज्वाइंट की है तो इसके लिए क्या क्या इंडिकेशंस हैं? फर्स्ट वन इज osteoarthritis. Osteoarthritis is basically a degenerative joint disease. क्या आपके ज्वाइंट की डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज वेयर एंड टेयर हो गया है, आपके वहाँ पे जो है वो बोन की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है जिसको आप कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। आप नॉर्मल मूवमेंट करते हैं तो साउंड्स आती हैं, ठीक है, आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो पेनफुल हैं। लेकिन ओए के कुछ ग्रेड्स हैं लाइक 1 2 3 एंड 4। 1 2 पे आप बिल्कुल सर्जरी नहीं कराते, आप फिजिकल थेरेपी से ही काम चलाते हैं। 3 4 पे भी फिजिकल थेरेपी होती है लेकिन 4 पे फिजिकल थेरेपी से फ़ायदा नहीं होता क्योंकि अब जॉइंट की जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गई होती है। तो उस टाइम पे हम फिर पेशेंट को भेज देते हैं, कुछ अर्सा हम ट्रायल देते हैं फिजिकल थेरेपी का, फिर हम उसको कहते हैं कि इसको रिप्लेस करा लो, सर्जरी करानी पड़ेगी, ये तो घुटने फारिग हो गए हैं बिल्कुल, ये तो रिप्लेस ही होंगे। तो ओए का 3 या 4 ग्रेड हो या आर ए हो, आर ए बेसिकली साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है। कि साइनोवियल मेम्ब्रेन की जब इन्फ्लेमेशन होती है तो ऑब्वियसली साइनोवियल मेम्ब्रेन से साइनोवियल फ्लूइड निकलता है, तो फ्लूइड वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो आप खुद भी देखें कि अगर आप किसी चीज़ को पानी के अंदर बहुत अरसे के लिए रखें तो वो ख़राब हो जाता है, गल सड़ जाता है। यही वाले हाल हमारे जॉइंट का होता है कि जब साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है और वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब जब बोन उसके अंदर रहती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे जो है वो बिल्कुल ही उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो उसमें भी अब जॉइंट पे ना मूवमेंट्स हो पा रही हैं और पेन बहुत ज़्यादा है, तो आपको चेंज कराना पड़ेगा। ए वास्कुलर नेक्रोसिस है कि ब्लड सप्लाई जो है बोन की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई और बोन नेक्रोटिक हो गई, डेड हो गई आहिस्ता आहिस्ता। अब उस डेड बोन का आपने क्या करना है, ठीक है। या फिर आपका हिप जॉइंट जो है वो बाय बर्थ डिसलोकेटेड था, ठीक है, उस केस में आपको आर्थोप्लास्टी करानी पड़ सकती है। एसिटेबुलर डिस्प्लेसिया क्या मतलब, आपका हेड ऑफ द फीमर जो है वो एसिटेबुलम के अंदर फिट होता है, बॉल इनटू सॉकेट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट है। अब बाय बर्थ ही एसिटेबुलम जो है वो बहुत डीप ना हो, शैलो सा हो, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी बार बार कॉम्प्रोमाइज हो रही है और बार बार ज्वाइंट जो है वो निकल रहा है और डिसलोकेशन हो रही है बार बार, तो आपको उसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। फ्रोजन शोल्डर है, बहुत सवेयर किस्म का, हाथ नहीं मूव हो रहा और पेशेंट को पेन है। मेनली क्या चीज़ है इसके अंदर, पेन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पेशेंट को अगर कोई काम करते हुए पेन हो रहा है फिर भी आप इतना उसको नहीं कहते कि सर्जरी कराए। पेशेंट सुकून में है, लेटा हुआ है, रेस्ट पे है, रेस्ट में भी अगर पेन है और डिसेबलिंग पेन है जो पेशेंट की बर्दाश्त से बाहर है, तो उस टाइम पे फिर आप कहते हैं गो फॉर सर्जरी, ठीक है, क्योंकि आपने मेडिसिन भी दे के देख ली, आपने फिजियोथेरेपी भी करा लिया, आपने हर तरह का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है वो उसको देख लिया, लेकिन पेशेंट को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आप कहते हैं गो फॉर सर्जरी। अगर पेशेंट को सिर्फ मूवमेंट के दौरान पेन है तो आप कहते हैं कि ये मूवमेंट्स जो हैं आप फिर भी ट्रायल देते हैं पेन किलर्स के, बाकी सब चीज़ों के। या फिर एज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे एजिड है कोई बंदा और उसका काम सिर्फ इतना है कि वॉशरूम तक चला गया या आपने डेली एक्टिविटी की चीज़ कर ली, जैसे खाना उसके सामने ले आया, आप उसने खा लिया, इस तरह की चीज़ें, तो उस केस में फिर हम कहते हैं कि अम्मा जी आपको ज़रूरत नहीं है, आपने जो काम करने हैं वो आपके चल रहे हैं, तो अगर ये आप जो है वो बैठ के नमाज पढ़ लेंगी तो इसी से गुजारा चला लें, सर्जरी से बेहतर है ये चीज़, ठीक है। लेकिन एक यंग बंदा है, उसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो यंग एनर्जेटिक था, खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी जो जॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ही जो है वो बोन्स टूट गई हैं और रीयूनियन नहीं हो रहा और बिल्कुल रिप्लेस करना पड़ेगा, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल बोन क्रश हो गई है। उस केस में अब आपको नज़र आ रहा है उसकी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसने काम भी करना है, उसने बाकी सारी चीज़ें करनी है अपनी, उसके आगे पूरी लाइफ है, सोसाइटी के ऊपर बर्डन बनेगा वो अगर आप उसको नहीं कराते, और पेन बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में फिर आप जो यंग होते हैं आप फ़ौरन से कहते हैं कि जी सर्जरी करा लें। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कंसिडर होते हैं, ठीक है। ये आपके सामने सिर्फ इंडिकेशन में मैंने अभी यहाँ पे जो मेंशन है ये सिर्फ आप कहें कि एक कंडीशन है, लेकिन इनमें भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंसिडर करना होता है फॉर द सर्जरी। तो उसमें एज और एक पेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कुछ ये कि पेशेंट की अपनी डिज़ायर क्या है, वो क्या चाहता है कि सिर्फ पेन मैनेज हो जाए बाकी कुछ हो या ना हो,
ठीक है, या वो कहता है कि नहीं पेन भी सेटल्ड हो और मैं दोबारा अपनी लाइफ में जो है वो मूव ऑन करना चाहता हूँ, दोबारा से एक्सेल करना चाहता हूँ, मैं नहीं किसी पे डिपेंडेंट होना चाहता वगैरह वगैरह। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिकेशन फॉर ऑर्थोप्लास्टी। जॉइंट ट्रॉमाटाइज है, जैसे फ्रैक्चर हो गया है या ट्रॉमा है, एक्सीडेंट हो गया है, सारा कुछ तबाह हो गया है, बोन क्रश हो गई है, ठीक है, जॉइंट की माल अलाइनमेंट हो गई है, जॉइंट की स्टिफनेस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि मूवमेंट्स नहीं हो रही और बिल्कुल जॉइंट जगह पे स्टिफ है, जॉइंट पे मूवमेंट नहीं होगी तो समझो कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बेसिक एक्सिस ऑफ रोटेशन तो जॉइंट ही है। या आपने इससे पहले सर्जरी कराई थी, जैसे पहले भी इम्प्लांट डलवाया है लेकिन वो फेल हो गया, वो लूज हो गया, डिसलोकेट हो गया, तो उस सर्जरी की फेलियर की वजह से दोबारा आपको आर्थोप्लास्टी करानी पड़ेगी। या आपने कंजर्वेटिव जो ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स में क्या आता है, पेन किलर्स, फिजिकल थेरेपी, साइकोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारा कुछ जो है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आता है क्योंकि सर्जरी नहीं है ये। तो कंजर्वेटिवली आपने हर चीज़ को ट्राई करके देखा लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये बेसिकली इंडिकेशंस है। कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? नो मैम। मैम ये ऐसी टेबलेट डिस्प्लेजिया बता दें एक दफा। एसिटेबुलर डिस्प्लेजिया बेसिकली क्या है कि बाय बर्थ आपका जो एसिटेबुलम है वो उसकी शेप ठीक नहीं है। शेप इन अ सेंस एसिटेबुलम थोड़ा सा डीप होता है ताकि उसके अंदर हेड ऑफ द फीमर जो है वो आके फिट हो जाए हिप जॉइंट बनाने के लिए, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट है। अब क्या है कि आपका एसिटेबुलम जो है वो डीप नहीं है, बिल्कुल ऊपर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, वो शैलो सा है। तो उसके केस में क्या होगा, हेड ऑफ द फीमर उसके अंदर फिक्स नहीं होगा, ठीक है, और इसका मतलब है स्टेबिलिटी हिप जॉइंट की कॉम्प्रोमाइज होगी। तो ऐसे टेबुलर डिस्प्लेजिया में भी आपको जो सर्जरी है उसको करना पड़ता है। इसमें क्या करेंगे आप पूरा जॉइंट रिप्लेस नहीं करेंगे, आप जो एसिटेबुलम का जो पार्ट है वहाँ पे उसका जो एसिटेबुलर पार्ट है वहाँ पे आप इम्प्लांट लगा देंगे ताकि एसिटेबुलम थोड़ा सा डीप हो जाए। जब वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा तो हेड ऑफ द फीमर जो है वो उसके अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो आप कहें कि जॉइंट बनाएगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसमें पूरा जॉइंट रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको जो है वो हाफ रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं कि आप सिर्फ एक पार्ट जो है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ आर्थोप्लास्टी। नेक्स्ट वन है इम्प्लांट। इम्प्लांट अब आपने जो लगाया है, जो भी आप अंदर डिवाइस लगा रहे हैं, देखिए इसके लिए पहले समझने की ज़रूरत है दो चीज़ों को, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। ये आपका आगे सब्जेक्ट भी आएगा डिटेल इसी नाम से, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक। ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक्स होते क्या है, आप नॉर्मली देखते होंगे आपके ओल्ड एज के जो लोग हैं, किसी ने वॉकर लिया हुआ है, कोई क्रच इस्तेमाल करता है, कोई जो है वो क्या कहते हैं एक्सेलरी क्रचेस होते हैं, आपके वॉकर्स होते हैं, रोलर्स होते हैं, व्हील चेयर्स होती हैं। वो चीज़ जो आप एक्सटर्नली प्रोवाइड करें किसी भी बंदे को ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या इंडिपेंडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसको आप कहते हैं कि वो आपका ऑर्थोटिक है, एक्सटर्नल। वो चीज़ जो आप अंदर ही डाल दें जिस्म के, उसको आप कहते हैं प्रोस्थेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह आपको प्रोस्थेटिक वर्ड मिलेगा जब आप आर्थोप्लास्टी की बात करेंगे, क्योंकि हम अंदर ही डाल रहे हैं इसको। तो ऑर्थोटिक में और प्रोस्थेटिक में ये डिफरेंस है। एक्सटर्नली यूज जो डिवाइस होते हैं, जो एड करते हैं, जो हेल्प करते हैं आपकी मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आप कहते हैं दे आर बेसिकली ऑर्थोटिक्स। और वो जो आप अंदर ही इम्प्लांट करते हैं ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक्स। तो यहाँ पे हर जगह प्रोस्थेसिस का वर्ड इस्तेमाल होगा, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो चीज़ क्या है, वो अंदर इम्प्लांट हुई है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। अब हम जो इम्प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किस चीज़ का बना हुआ है। ये वही चीज़ है जैसे हमने फ्रैक्चर के उसमें पढ़ा था कि इम्प्लांट का क्या डिज़ाइन होगा जो आपने अंदर डाला है। ये बेसिकली इसके लिए भी हम मेटल और प्लास्टिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, और मेटल्स में वही सारी टाइटेनम, कोबाल्ट, स्टेनलेस स्टील। क्यों? क्योंकि क्रोजन रेजिस्टेंस है, जंग नहीं लगता इनको बड़ी जल्दी, और मेटल स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड करता है, जैसे हमने फ्रैक्चर वाले में पढ़ा था। तो बेसिकली ये जो एंड्स होते हैं ना आपके जॉइंट के, ये वाले सारे मेटल से बने होते हैं और बीच में इनके प्लास्टिक लगा होता है। ये प्लास्टिक जो है ये पॉलीथाइलीन का है। पॉलीथाइलीन के बड़े बेनिफिट्स हैं, एक तो चीप है, दूसरा ये कि ये वेयर एंड टेयर को बड़ा मैक्सिमली रेजिस्ट करता है, ठीक है। बहुत जल्दी ये प्लास्टिक ऐसा नहीं है कि आप सब प्लास्टिक है और टूट गया, इसको जो है ये वेयर एंड टेयर को बड़ा अच्छा रेजिस्ट करता है, इकोनॉमिकल है, चीप है, इसमें जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस नहीं होते। तो ये इस वजह से हम जो पॉलीथाइलीन का मटेरियल है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारा इम्प्लांट का मटेरियल है, इसके जो सरफेस ऑफ द जॉइंट है वो मेटल के होते हैं और बीच में इनके प्लास्टिक स्पेसर लगा होता है, विच इज कॉल्ड एज पॉलीथाइलीन। चूंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्पेस ही रिड्यूस होती है, तो अगर स्पेस ही हम बीच में क्रिएट नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है इम्प्लांट का,
ठीक है। नॉर्मल हमारे जॉइंट्स के अंदर स्पेस होती है ताकि मूवमेंट्स हो सके, जॉइंट आराम से एक दूसरे के साथ ग्लाइड एंड स्लाइड और रोलिंग जो है वो कर सके। अच्छा, अब इम्प्लांट की समझ आ गई कि इम्प्लांट के लिए ये मटेरियल इस्तेमाल होता है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साथ में जो है ना ये इस पे जंग नहीं लगता। अब जो भी आपने सर्जरी करनी है उसके लिए जो इम्प्लांट है उसको हम 2 मेथड से सिक्योर करते हैं, एक सीमेंटेड है और एक सीमेंटलेस है, नाम बताता है। अगर आप सीमेंट इस्तेमाल करेंगे, बॉन्ड सीमेंट होती है बेसिकली, ठीक है। अगर आप एक्राइलिक जो मटेरियल होता है एक्राइलिक, बेसिकली वो इस्तेमाल होता है इसके अंदर। और जो सीमेंटलेस है उसमें हाइड्रोक्सी एपिटाइट इस्तेमाल होता है। अब जो सीमेंटेड है बेसिकली, जब एक इम्प्लांट सीमेंटेड होता है तो ये किस तरह से होता है कि ये जैसे आपकी बोन है और बीच में, जैसे यहाँ पे आप देखें ये बोन है और बीच में आपने फेमरल स्टेम डाल दिया। अब फेमरल स्टेम बीच में है, यहाँ पे बोन है। अब ये मेटल और ये बोन, इनके दरमियान में आपने वो जो पार्ट है, वो जो सीमेंट का पार्ट है उसको इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली क्या करता है, ये मेटल को और बोन को आपस में जोड़ देता है। सीमेंटेड है ये, ठीक है। एक्रेलिक जो मटेरियल है वो इस्तेमाल हुआ है। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि फ़ौरन ही आपकी जो मेटल और बोन है आपस में चिपक जाती हैं और आप वेट बेयरिंग बड़ी जल्दी स्टार्ट करा देते हैं पेशेंट को। लाइक सेकंड डे ऑफ सर्जरी आप पेशेंट को वॉक स्टार्ट करा देते हैं, पार्शल वेट बेयरिंग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको फुल वेट बेयरिंग में प्रोग्रेस कर देते हैं। सीमेंटलेस में क्या होता है कि ये जो आपका इम्प्लांट है और ये जो बोन है ना, इसके दरमियान में हाइड्रोक्सी एपिटाइट आप डालते हैं, वो बेसिकली पोरस होता है। तो उसमें क्या होता है कि उन पोर्स के अंदर से आपकी जो बोन है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर देती है, पोर्स के अंदर बनना शुरू हो जाती है। तो चूंकि ये टाइम थोड़ा सा, ये चीज़ थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, तो आपका ये जो सीमेंटलेस जो सर्जरीज होती हैं इनके बाद वेट बेयरिंग बहुत जल्दी आप शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। वेट बेयरिंग में ज़रा टाइम लगता है, क्योंकि जब तक बोन नहीं बनेगी तब तक आप वेट बेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बोन और इम्प्लांट का आपस में जुड़ना ज़रूरी है, वरना बोन उस तरह से लोड नहीं ले सकती। तो ये 2 तरह की अप्रोचेज इस्तेमाल होती हैं, सीमेंटेड और सीमेंटलेस। एक मॉडिफिकेशन आई है हाइब्रिड में, जिसमें दोनों का मिक्सचर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली ये दो हैं, सीमेंटेड एंड अनसीमेंटेड। अब पर्पस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? वही वाली बात जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, इम्प्लांट का वेट कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, आप कैसे इम्प्लांट को डिज़ाइन करें कि वो मैक्सिमम वेट को बेयर कर सके, उसका वेयर एंड टियर कैसे कम किया जा सकता है, मैकेनिकल फेलियर के चांसेस को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इम्प्लांट अपनी जगह से हिले ना, लूजन ना हो, उसको कैसे मिनिमाइज करें, इम्प्लांट डिसलोकेट ना हो, उसको कैसे मिनिमाइज करें, फोर्सेस को कैसे कम करें। तो बेसिकली हम आर्थोप्लास्टी के ये बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स हैं जो पढ़ेंगे, ठीक है। गोल ऑफ रिप्लेसमेंट क्या है? पेन रिलीफ है और साथ में लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इंडिकेशन में बताया कि पेशेंट को जब सीवियर पेन होता है, जो रेस्ट पे भी पेन है, तब आप उसको एडवाइस करते हैं। तो आप करा ही इसलिए रहे हैं कि पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाए, और चूंकि पेन की वजह से वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसके केस में उसकी डिसेबिलिटी हो रही है, तो डिसेबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए, फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए आप जो हमारी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं उसको कराते हैं। अब ये बायोमैकेनिक शुरू हो गई। हिप और नी पे फोर्सेस कौन कौन सी लगती हैं? अब हिप और नी पे जो फोर्सेस लगती हैं, ये आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स 1 के अंदर पढ़ा होगा। 2 तरह की फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बचपन से पढ़ रहे हैं आप जब चलते हैं, आप ग्राउंड पे एक फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड आपके ऊपर फोर्स लगाता है और आप आगे मूव कर जाते हैं। ऐसे ही है, सबको ये बातें क्लियर है ना कि एक्शन एंड रिएक्शन होता है जब आप चलते हैं। तो अब मैम। ग्राउंड आपके ऊपर जो फोर्स यस मैम। लगा रहा है वो आपके हिप और नी पे भी लग रहे हैं, एंकल पे भी लगते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमने हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज पढ़नी है तो इस वजह से हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं। ग्राउंड की रिएक्शन फोर्स है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ग्रेविटी ऑल द टाइम आपके ऊपर फोर्स लगा रही है जब आप चलते हैं, या कुछ पोजीशंस हैं जिसमें ग्रेविटी एलिमिनेट हो जाती है, जैसे अगर आप लेट जाते हैं बेड के ऊपर, तो स्पोर्ट किसी ने आपको कर दिया, ग्रेविटी एलिमिनेट हो गई, लेकिन उसकी बहस में नहीं जा रहे हम सिंपल पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो हिप और नी पे लगती हैं। ग्राउंड की रिएक्शन फोर्सेस हैं और ग्रेविटी है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। इंटरनली क्या है? आपका अपना पूरा बॉडी का वेट, आप जब मूव कर रहे हैं आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मसल की इट सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन फोर्स जनरेट करती है ज्वाइंट के ऊपर, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ज्वाइंट की रिएक्शन फोर्सेज होती हैं जो, साथ में लिगामेंट्स आपकी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी आपके ऊपर जो है एक फोर्स इम्पार्ट कर रहे हैं। तो ये वो फोर्सेज हैं जो ज्वाइंट के ऊपर नॉर्मली लगती हैं, इंटरनल फोर्सेज एंड एक्सटर्नल फोर्सेज। जब आप चलते हैं, जो आपका गेट साइकिल है उसमें ये कैलकुलेट किया गया कि आपकी जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं वो गेट में आपकी अपने बॉडी वेट के 1.8 टू 4.36 टाइम्स बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? इसके साथ मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे
अगर आप बहुत स्पीडी चलें, जितना ज़्यादा स्पीड से चलेंगे उतनी ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जितना मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फोर्सेस उतनी ज़्यादा हिप जॉइंट के ऊपर बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें ये फैक्टर्स हैं, आपका अपना बॉडी वेट किस तरह का है। ठीक है, तो पीक फोर्स जो है वो इंक्रीज करती है वॉकिंग स्पीड के साथ, ये बर्गमैन ने कहा था 1993 में। अब जो आपका गेट साइकिल है इसमें दो पोजीशंस इस तरह की हैं जिस टाइम पे मैक्सिमम वेट होता है, वो कौन कौन सी हैं। आप लोगों ने गेट का साइकिल पढ़ा होगा। अर्ली स्टांस है जब अपना हील आप टच करते हैं ग्राउंड के साथ, फिर आप पूरा मिड स्टांस आता है कि अपना पूरा वेट जो है वो मिडल में डालते हैं, फिर आपका जो है वो हील ऑफ है जिसको आप लेट स्टांस कहते हैं, फिर स्विंग प्री स्विंग है, फिर मिड स्विंग है, और फिर जो है वो आपका टर्मिनल एंड है। ये आप लोगों ने गेट साइकिल पढ़ा होगा बायोमैकेनिक्स 1 के अंदर। जब आप पहला पहला अपना रखते हैं पाँव, और जो आपका लेट स्टांस फेज है इसमें पीक फोर्सेस जनरेट होती हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि आपके ये जो इम्प्लांट है इसका फेलियर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे बेस नहीं करता कि कितनी ज्यादा फोर्स आपकी लग रही है, इस पे करता है, लेकिन सिर्फ इस पे नहीं करता। ठीक है, साथ में इस चीज पे भी करता है ये जो हमारे गेट में साइक्लिक लोडिंग होती है। स्टांस आया, मिड स्टांस आया, लेट लेट आया, फिर प्री स्विंग आ गई, फिर आगे स्विंग आ गई और टर्मिनल एंड आ गया। तो ये जो साइक्लिक लोडिंग है ना, कि खत्म होना फिर एकदम से दोबारा आना, ये जो साइकिल में एक चीज चल रही है, इस साइक्लिक नेचर ऑफ गेट की वजह से ज्यादा चांसेस हैं फेलियर के। हमारे जो इम्प्लांट्स हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इसमें कंसिडर नहीं होती, साथ में आपका जो साइक्लिक नेचर है लोडिंग का वो भी अफेक्ट करता है। तो ये बात हो गई है हिप जॉइंट की फोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट वन है टोटल हिप आर्थोप्लास्टी। टोटल हिप आर्थोप्लास्टी का क्या मतलब है? अगर मैं एसिटेबुलम का पार्ट, साथ में फीमर का हेड, साथ में फेमोरल स्टेम, अगर सारा कुछ बदलूंगी तो ये टोटल हिप है कि मैंने पूरे का पूरा हिप बदल दिया। अगर मैं सिर्फ एसिटेबुलम कंपोनेंट को चेंज करूं और हेड ऑफ द फीमर और बाकी सबको ऐसे ही रहने दूं तो ये हाफ सेमी रिप्लेसमेंट होगी। बात समझ आ गई? टोटल हिप रिप्लेसमेंट का मतलब है पूरे का पूरा टोटली आपने जॉइंट जो है उसको रिप्लेस कर दिया। और सेमी या हेमी रिप्लेसमेंट, सॉरी सेमी नहीं हेमी होता है वो, HEMI, जो हेमी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं उनमें आप हाफ रिप्लेस करते हैं कि मैं हिप जॉइंट मेरा फीमर और एसिटेबुलम से मिलके बना है, मैं इन दोनों में से किसी एक पार्ट को जो है वो चेंज कर दूं तो वो मेरी हेमी रिप्लेसमेंट होगी। तो हम बात कर रहे हैं टोटल हिप आर्थोप्लास्टी की, क्या क्या इंडिकेशंस हैं। वही वाली सारी बातें हैं जो पीछे पड़ी। पेन है मूवमेंट के साथ और वेट बेरिंग के साथ, जॉइंट की डिटोरिएशन है और आर्टिकुलर कार्टिलेज का लॉस हो गया इसकी वजह से। 4 ग्रेड का आपको ओस्टियोआर्थराइटिस है, आपको रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपके जो जॉइंट है वो फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओस्टियोनेक्रोसिस है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई थी बोन की वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। नॉन यूनियन फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर हुआ, आपने डिवाइसेस लगाई, आपने उसको फिक्स करने की कोशिश की, बोन नहीं फिक्स हो रही, उसके बाद आपको उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। या बोन ट्यूमर है, आपको डर है कि कहीं बोन का ट्यूमर जो है वो कहीं और स्प्रेड ना कर जाए, आप उस बोन को ही निकाल दें विद द ट्यूमर। आपकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पहले वाली सारी की सारी फेल हो गई हैं, या आपने पहले रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज कराई थी, कोई इम्प्लांट डलवाया था वो लूजन हो गया है, उसमें पस पड़ गई थी, उसमें इन्फेक्शन हो गया था, आपने उसको चेंज कराना है। तो ये मल्टीपल इंडिकेशंस हैं सर्जरी की। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। आप कब नहीं कराते, आप नहीं करा सकते कब कब हिप आर्थोप्लास्टी को। जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं उनको हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, लाइक एब्सोल्यूट वन एंड द रिलेटिव वन। एब्सोल्यूट का मतलब है पॉसिबल ही नहीं है भाई, कुछ हो जाए, एब्सोल्यूट है ये, आप इसमें नहीं करा सकते। रिलेटिव में ये है कि अच्छा प्रिकॉशंस के साथ अगर करा दें या टाइम के बाद करा दें, वो चीज़ ख़त्म हो जाए फिर करा दिया, कुछ मतलब उसमें चांसेस हैं। एब्सोल्यूट में तो 100% चांस नहीं है ना कि आप नहीं करा सकते। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? एक्टिव जॉइंट इन्फेक्शन है, बार बार हो जाता है, बार बार हो जाता है, बार बार हो जाता है। ठीक है, आप उसमें अगर करा भी देंगे तो दोबारा से इन्फेक्शन होने का चांस है और वो और ज़्यादा अंदर तबाही मचाएगा। ठीक है, तो नहीं कराना। सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन वो होते हैं जो ब्लड के थ्रू स्प्रेड करते हैं, ब्लड ने पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, फायदा ही नहीं है सिस्टेमिक इन्फेक्शन में कराने का, कोई फायदा नहीं है, दोबारा से हो जाएगा। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस है, बोन जो है उसकी इन्फ्लेमेशन है बहुत ज़्यादा, उस केस में आप नहीं कराएंगे। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ बोन है कि बोन बहुत ज़्यादा लॉस हो गई है, तो उस केस में खाली इम्प्लांट डालने का फ़ायदा नहीं है। न्यूरोपैथिक हिप जॉइंट है, न्यूरोपैथिक हिप जॉइंट का क्या मतलब है? नर्व सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुई, नर्व सप्लाई तो कोई है ही नहीं उस जॉइंट के लिए, तो आप नहीं कराएंगे क्योंकि बेसिकली
जब न्यूरोपैथिक हिप जॉइंट होता है उसमें नर्व अगर नहीं है तो नर्व ने मसल को सप्लाई करना होता है। जब मसल सप्लाई नहीं होंगे तो मसल वीक हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा। जैसे आपकी बोन को आपके मसल्स मूव कराते हैं वैसे ही इम्प्लांट को भी मसल ही मूव कराते हैं। विदाउट मसल स्ट्रेंथ आपके इम्प्लांट्स भी नहीं मूव कर सकते, फिर फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। रिलेटिव में क्या है, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक कवरेज दो ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, प्रोग्रेस कर रहा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, उसमें भी रिलेटिव होता है कि आप फिर भी हिपार्थोप्लास्टी करा सकते हैं, जिसमें सिवियर पैरालिसिस हो उसमें आप नहीं कराएंगे। ग्लूटियस मीडियस जो मसल है हमारा, जिसको हम हिप का एबडक्टर कहते हैं, हिप का जो एबडक्टर है वो पेल्विस का स्टेबलाइजर है। अगर उसकी वीकनेस होती है तो पेल्विक स्टेबलाइज नहीं होती। शायद आप लोगों ने ट्रेनलेनबर्ग साइन पढ़ा हो बायोमैकेनिक्स 1 के अंदर। तो अगर आपका ग्लूटियस मीडियस वीक हो तो आप पहले उसकी स्ट्रेंथनिंग करा दें, उसके बाद आप हिपार्थोप्लास्टी करा दें। ठीक है, फेमरल या एसिटेबुलर जो बोन स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो तो भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है टोटल हिपार्थोप्लास्टी, लेकिन उसमें फिर भी अगर आप प्रिकॉशन के साथ कराएं तो करा सकते हैं। वो यंग पेशेंट जिन्होंने हाई डिमांड एक्टिविटीज़ में जंपिंग करनी है और एथलीट्स हैं, उनमें हम टोटल हिपार्थोप्लास्टी फिर नहीं कराने देते। लेकिन रिलेटिव है कि डिपेंड करता है उनकी अपनी हेल्थ कंडीशंस पे, या वो अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, अपनी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को चेंज कर लें तो फिर, वरना जब वो दोबारा से जंप करेंगे या फोर्सेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इम्प्लांट दोबारा से निकल जाएगा। तो उन लोगों में हमें ज़रा ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान करना पड़ता है। नेक्स्ट वन है कंपोनेंट्स ऑफ थेरेपी रिलेटेड प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, प्रिपरेशन फॉर टोटल हिपार्थोप्लास्टी। फिजिकल थेरेपिस्ट के पास बिफोर हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट जो या जो भी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं और आफ्टर रिप्लेसमेंट सर्जरीज पेशेंट्स आते हैं, और आना भी चाहिए। ठीक है, इसकी अवेयरनेस सब में नहीं है लेकिन आना चाहिए, क्योंकि सर्जरी से पहले आपके मसल्स की आपने स्ट्रेंथ इंप्रूव करानी होती है और बाकी सारी चीज़ें, ताकि सर्जरी के बाद आपके जो इम्प्लांट है उसको वो होल्ड कर सकें, और फिर उसके बाद आप दोबारा से जो है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि मोबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को, या इंडिपेंडेंस जो एडीएल्स हैं आपके, उनमें जो है वो आप उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो प्री ऑपरेटिवली आपके पास जब पेशेंट आता है तो आपने उसको एग्जामिन करना होता है। पहले तो पेशेंट आपके पास ही आएगा, फिर आप उसके बाद जो है वो उसको रेफर कर देते हैं कि आपको जो है सर्जरी करा लेनी चाहिए क्योंकि आपका फेलियर हो गया है। ठीक है, अब उसके केस में पहले आपने उसको एग्जामिनेशन करनी है, एवेलुएशन करनी है, आप उसका पेन देखेंगे, रेंज ऑफ मोशन कितनी है, मसल की क्या स्ट्रेंथ है, बैलेंस कैसा है, एम्बुलेटरी स्टेटस क्या है, बेड पे पड़ा रहता है या मूव ऑन कर सकता है खुद को। ठीक है, लेग लेंथ में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आ गई, दोनों लेग लेंथ सेम है। गेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, असिस्टेड डिवाइस, केन, क्रचेस, वॉकर के थ्रू चलता है या खुद ही नॉर्मली चल लेता है पेशेंट। लेवल ऑफ फंक्शन क्या है, फंक्शन परफॉर्म कर सकता है अपने या नहीं कर सकता, लाइक वॉशरूम भी कोई उठा के लेके जा रहा है या अपने जो खुद के बेसिक फंक्शंस हैं उनका परफॉर्म कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। लेवल ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। फिर पेशेंट की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आप पेशेंट को, उसकी फैमिली को जॉइंट डिजीज़ के बारे में और जो भी नॉन मेडिकल टर्म्स में आप बताते हैं कि ये ऑपरेशन होगा, ये पार्ट जो है उसको चेंज किया जाएगा, ये इस वजह से हम कर रहे हैं ताकि आपके जो पेन है वो सबसाइड हो जाए, जो भी उसके बारे में है, सीमेंटेड है या अनसीमेंटेड है या टोटल होगी या हेमी रिप्लेसमेंट होगी, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने पेशेंट को गाइड करनी होती है। ऑपरेशन के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, पोजीशनिंग कैसे करनी है, वेट को कैसे डालना है, बेड पे पोस्ट ऑपरेटिव जैसे आप ऑपरेशन के बाद आए हैं तो बेड मोबिलिटी कैसे करनी है, जैसे रोलिंग होती है बेड पे, बेड से ट्रांसफ़र, जैसे स्पाइन से सीटिंग में कैसे आना है, सीटिंग से स्टैंडिंग में कैसे जाना है, स्टैंडिंग से वॉकिंग कैसे करनी है, गेट ट्रेनिंग कब शुरू करनी है और शुरू में कितना वेट डालना है, असिस्टेड डिवाइसेस क्या इस्तेमाल होंगे। पोस्ट ऑपरेटिवली आप शुरू शुरू में बेड पे पड़े हुए ही जैसे ही 40 से बाहर आया, होश आया, तो क्या एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करनी है, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज आपको कब मिलेगा, कब, क्या उनके लिए क्राइटेरियाज हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये हमने खुद पेशेंट को गाइड करनी होती है। ये आप थेरे में भी पढ़ेंगे कि क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्राइटेरिया है डिस्चार्ज के लिए, या आप जेरियाट्रिक में भी पढ़ेंगे, या आप मस्कुलोस्केलेटल पीटी में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हिप आर्थोप्लास्टी, नी आर्थोप्लास्टी, शोल्डर आर्थोप्लास्टी के पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बात यह है कि मेथड ऑफ फिक्सेशन, जैसे हमने पहले बात की, सीमेंटेड, अनसीमेंटेड और हाइब्रिड है। हाइब्रिड मैंने आपको पीछे कहा कि एडवांसमेंट है कि उसमें ये दोनों जो है वो मिक्स करके जो है वो डाल दिए जाते हैं। अब सीमेंटेड वर्सेस सीमेंटलेस में क्या क्या जो है वो चीज़ें हैं, मैंने पहले बताया कि एक राइक्लिक जो सीमेंट है वो हम अलाउ कर डालते हैं, और बेसिकली ये पोस्ट ऑपरेटिवली वेट बेरिंग जो है अर्ली अलाउ कर देती है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है।
डिसएडवांटेज इसका क्या है कि आपका जो प्रोस्थेटिक कंपोनेंट है उसकी लूजनिंग, एसेप्टिक लूजनिंग यानी कि बायोमैकेनिकल लूजनिंग हो जाती है, कि जहाँ पे बोन सीमेंट इंटरफेस है फिजिकली एक्टिव पेशेंट्स में, वहाँ उनकी लूजनिंग होगी। ये मेटल है, ये सीमेंट है और ये बोन है। बोन और सीमेंट का जहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, वहाँ से ये अलग हो जाती हैं उन लोगों में जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिव हैं, लाइक यंग जो हैं, ठीक है। सीमेंटलेस जो है इस वजह से फिर ज़्यादा बेहतर रह जाती है इन दैट केस कि इसके अंदर बोन जब बनना शुरू हो जाती है तो ये ऑल दो ये टाइम लेती है बोन बनने में और आप फ़ौरन से वेट बेरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी पोरस वाली है इसके अंदर आपकी बोन जब बनना शुरू हो जाती है तो ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती, ठीक है। तो ये जो है इसका फ़ायदा तो ये है कि ये अर्ली वेट बेरिंग अलाउ करता है, लेकिन ये बोन सीमेंट जो इंटरफेस है जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, वहाँ पे जो यंगर फिजिकल एक्टिव पेशेंट्स होते हैं उनमें इसकी लूजनिंग स्टार्ट हो जाती है। सीमेंटलेस के क्या फ़ायदे हैं? पोरस है, इसमें सीमेंटलेस प्रेस फिट टेक्निक हम इसको कहते हैं, ठीक है, कि आपने सीमेंटलेस जो है वो प्रोसीजर इस्तेमाल किया। नॉन पोरस जो फेमरल कंपोनेंट है विद सीमेंटलेस आर्थोप्लास्टी, ठीक है, कि आप सीमेंटेड फेमरल कंपोनेंट लें और सीमेंटलेस आर्थोप्लास्टी यानी कि आप दोनों मिक्स करके भी कर सकते हैं, हाइब्रिड भी कर सकते हैं। इसमें आप हाइड्रोक्सी एपिटाइट जो मटेरियल है सीमेंटलेस में उसको इस्तेमाल करते हैं और 60 ईयर से कम के लोगों में हम सीमेंटलेस जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बस डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लेट वेट बेरिंग होती है, ठीक है। समझा दिया मैंने आपको सीमेंटेड और अनसीमेंटेड में। यहाँ पे आप देखें पोरस कोटिंग है और यहाँ पे सीमेंटेड है। ये अर्ली वेट बेरिंग अलाउ कर देती है, ये लेट वेट बेरिंग करती है, लेकिन इसका बोन और जो सीमेंट का इंटरफेरेंस है वहाँ से ये बहुत जल्दी उखड़ जाती है, तो ये वीक, लाइक आप ये कहें कि डिसलोकेट हो सकती है। यहाँ पे जो बोन है वो इन पोर्स के अंदर बन जाती है तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये सीमेंटेड और अनसीमेंटेड है। अब इसमें जो है वो मॉडिफिकेशन की गई है इन इम्प्लांट्स के अंदर, क्यों? ताकि ये स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करें, ताकि मोबिलिटी रिस्टोरेशन जो है वो ज़्यादा हो सके और कॉम्प्लिकेशंस जो है उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो इसमें ये है कि जब भी हम फेमरल स्टेम डालते हैं, ठीक है, दिस वन इज़ द फेमरल स्टेम, हमने सीमेंटेड जो है वो स्पोज कराई है, क्या कहते हैं, सीमेंटलेस जो है वो हमने करवा दी है इम्प्लांट, ठीक है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट आपने स्पोज सीमेंटलेस कराया, आपके सामने डायग्राम है, दिस वन इज द सीमेंटलेस, और ये हमारा जो है वो फेमरल स्टेम है। वो कहते हैं कि जो फेमरल स्टेम होता है उन आर्थोप्लास्टीज में जिनमें सीमेंटलेस फेमरल आपने इस्तेमाल की है, तो इनमें आपको इनिशियली रोटेशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। इनिशियल रोटेशनल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? रोटेशंस नहीं होने देनी आपने, कि रोटेशन में ही स्टेबल रहे, कि रोटेशंस ना हो इसके ऊपर। रोटेशन नहीं होगी तो क्या होगा? टाइम मिलेगा बोन को कि बोन जो है वो अंदर इन पोर्स के अंदर ग्रो कर जाए। बात समझ आ रही है? कि फेमरल जो स्टेम है, जैसे दिस वन इज द फेमरल स्टेम, यहाँ पे फेमरल हेड होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है वो एसिटेबुलम है। जो फेमरल स्टेम है इसमें क्या होता है कि आपकी जो फेमरल स्टेम है सीमेंटलेस की, इसमें इसको टाइम चाहिए कि इसके ये जो पोर्स हैं इसके अंदर आपकी जो बोन है वो ग्रो कर सके। अब इसके लिए आपको चाहिए कि इसकी जो रोटेशन है हिप के ऊपर कोई रोटेशन ना हो। इस वजह से शुरू में हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं कि हिप जॉइंट के ऊपर कोई भी रोटेशन अलाउ नहीं है, ना ही इंटरनल ना ही एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है, ताकि आपकी जो बोन है वो इन पोर्स के अंदर ग्रो कर जाए। तो इस वजह से हम वो इम्प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं जिनके मेडलरी केनाल ज़रा ज़्यादा हो, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जब मेडलरी केनाल ज़्यादा होती है तो बोन अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, जितने बड़े बड़े पोर्स होंगे उतने ज़्यादा बोन जगह ज़्यादा लेंगे। अब आप ये देखें ना कि छोटे छोटे पोर्स हों तो बोन छोटी छोटी अंदर ग्रो होंगी, कम ग्रो होंगी। अगर बड़े बड़े पोर्स होंगे तो बोन अंदर ज़्यादा ग्रो होगी। तो इम्प्लांट्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी मेडलरी केनाल ज़्यादा हो। जब मेडलरी केनाल वाले इम्प्लांट इस्तेमाल होते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन कॉज करते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज करते हैं? जितनी ज़्यादा अंदर बोन बनती है उतनी ज़्यादा आप कहें कि इसको स्टेबिलिटी तो मिलती है, स्टिफनेस तो उतनी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स 1 में पढ़ा होगा कि जो स्टिफनेस वाली चीज़ें होती हैं वो एकदम ही टूटती हैं, उनमें उनमें स्ट्रेन वाला कंपोनेंट नहीं होता। बात समझ आ रही है? पिक कर रहे हैं आप लोग इस चीज़ को? यस यस मैम। मैम। जो चीज़ स्टिफ ज़्यादा होती है वो एकदम से झटके से टूटती है, जो चीज़ इलास्टिक होती है वो पहले डिफॉर्म होती है।
एकदम से नहीं टूटती, ठीक है। तो अब जब अंदर आपकी मेडलरी कैनाल बड़ी होती है तो उसके अंदर जब बोन बनती है तो वो स्टिफनेस तो बड़ी अच्छी देती है, स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी देती है, लेकिन क्या है कि जब कोई एबनॉर्मल फोर्स लगेंगी तो ये एकदम से टूट सकती है। तो स्ट्रेस शील्डिंग हो सकती है इसकी स्टिफनेस की वजह से, ठीक है। तो ये वाली बात है इसके अंदर। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। नेक्स्ट वन है रोटेशनल मूवमेंट अबाउट इम्प्लांट। जैसे हमने अभी ये कहा कि आपने जो रोटेशनल स्टेबिलिटी है वो प्रोवाइड करनी है ताकि बोन आराम से जो है वो अंदर ग्रो कर जाए, क्योंकि एक्सेसिव बोन इम्प्लांट की जो मोशन है वो बोन को अंदर पोरस कॉटिंग के अंदर ग्रोथ को रोकती है। ये वाली बात यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अब जब आपने इनिशियल इम्प्लांट जो लगाया है इज सेंसिटिव टू ऑफ एक्सिस लोडिंग इन सीमेंटलेस प्रोसेसेस। क्या बात है कि आपके जो सीमेंटलेस प्रोसेसेस हैं उसमें आपके जो इम्प्लांट की मूवमेंट है ये बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ है, ठीक है। कि आपने ऑफ लोड करना होता है उसको, उसके ऊपर कोई लोड नहीं आने देना, क्योंकि अगर आप उसको लोड अगर उसके ऊपर आएगा तो आपकी जो बोन के अंदर ग्रोथ है वो उस तरह से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो स्टेयर क्लाइंबिंग है या जो आप चेयर से एकदम से उठते हैं उस टाइम पे लोड सबसे ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे आपने ऑफ लोड करना है। कि ऑफ एक्सिस लोडिंग फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन स्टेयर क्लाइंबिंग एंड राइजिंग फ्रॉम द चेयर, ठीक है। तो आपने जो लोडिंग है उसको ऑफ करना है कब? स्टेयर क्लाइंबिंग में और राइजिंग फ्रॉम द चेयर में। आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स 1 में पढ़ा होगा कि जब आप स्टेयर्स चढ़ते हैं तो मैक्सिमम लोड आता है हिप और नी के ऊपर, और जब आप चेयर से उठते हैं एकदम से आप नॉन वेट बेरिंग से वेट बेरिंग में जा रहे हैं तब भी मैक्सिमम लोड आता है। तो ये सारी मूवमेंट्स आपने जो है वो रोकनी है, रोटेशनल मूवमेंट नहीं होने देनी इम्प्लांट्स के ऊपर, ताकि आपकी जो बोन है सीमेंटलेस के अंदर वो अच्छे से ग्रो कर सके। इसके अलावा आप जो है वो कम स्पीड से चलें, क्योंकि डिक्रीज आरओएम के साथ जब आप चलते हैं तो आपको कम पेन होता है। क्यों कम पेन होगा? जैसे हमने पीछे कहा कि वॉकिंग स्पीड का बड़ा डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द पीक फोर्सेस। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपकी फोर्सेस ज़्यादा होंगी, फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली पेन ज़्यादा होगा। तो अगर आप कम स्पीड से चलेंगे, ठीक है, आपकी स्पीड कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा। तो वॉकिंग विद डिक्रीज आरओएम डिक्रीजेस पेन। नेक्स्ट वन है जो आपने रिकंस्ट्रक्ट किया है जॉइंट, उसकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मींस एंगल्स, ठीक है, कि आपके एंगल्स क्या बनते हैं। आप लोगों ने हिप के अंदर पढ़ा होगा एंगल ऑफ रेट्रो एंटी वर्जन है, आपका नेक शेफ्ट एंगल है, आपकी इसमें लेंथ ऑफ द नेक जो है वो इंपॉर्टेंट है। जॉइंट कहाँ पे सेंटर, जॉइंट का सेंटर क्या है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है जहाँ पे जॉइंट मूव करता है वो उसका सेंटर होता है। और आपकी जो सर्जरीज होती हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, उसमें आपके जो मसल्स होते हैं उनके मोमेंट आर्म किस तरह से अफेक्ट होते हैं। और जब मोमेंट आर्म अफेक्ट होंगे तो आप सबको पता है कि जो मसल की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मोमेंट आर्म जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। सॉरी, मोमेंट आर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क के साथ। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतना मोमेंट आर्म होता है, जितना मोमेंट आर्म होता है उतना टॉर्क होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंसीडर करनी होती हैं। सबसे पहले हम जो है वो देख लेते हैं एंटी वर्जन के एंगल को। एंटी वर्जन का जो एंगल है ये आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स 1 में पढ़ा होगा कि आपके जो कंडाइल्स हैं जो शेफ्ट के साथ सॉरी नेक के साथ जो है वो एंगल बनाते हैं, बेसिकली उसको आप कहते हैं दैट इज एंगल ऑफ एंटी वर्जन। तो नॉर्मली आपका ये जो एंगल है दैट इज 15। छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, फिर आस्ते आस्ते जब आप बड़े होते हैं तो 18 तक भी इसको कहते हैं कि नॉर्मल है। अगर ये एंगल बढ़ जाता है, ठीक है, तो आप इसको कहते हैं इंक्रीज हो गया है फेमरल नेक एंटी वर्जन का एंगल। अगर कम हो जाता है तो ये रेट्रो वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पीछे की तरफ एंगल अगर बढ़ जाए, रेट्रो मींस बैकवर्ड। तो ये जो कम हो जाएगा तो आप उसको कहेंगे दैट इज रेट्रो वर्जन जो जीरो का एंगल है। और अगर ज्यादा होता है तो आप इसको कहते हैं कि ये इंक्रीज हो गया है फेमरल नेक एंटी वर्जन, जो कि 45 तक भी इंक्रीज कर सकता है। एक एंगल बनता है आपकी फेमरल नेक एंगल कि नेक ऑफ द फीमर जो है वो शाफ्ट के साथ जो है वो आपका एक एंगल बनाती है, जो कि नॉर्मल आपका 120 टू 135 है। ये कम हो जाए दैट इज कॉल्ड एज कोक्सा वेयर, और अगर ज्यादा हो जाता है तो कोक्सा वेल्गा है। फिर आप सबने पढ़ा होगा पहले कि हिप जो है वो नी के साथ एसोसिएटेड है, नी जो है वो नीचे एंकल के साथ एसोसिएटेड है, कि अगर हिप में कोई प्रॉब्लम आए तो नीज भी अफेक्ट होती हैं, उनके ऊपर भी लोड बढ़ जाता है। तो ये डिफरेंट तरह के एंगल्स हैं आपके जो आप देखते हैं हिप के अंदर, ठीक है। अब जब आपने रिकंस्ट्रक्ट किया है जॉइंट ज्योमेट्री ज्योमेट्री को, तो उसके अंदर अब इन एंगल्स का रोल है।
कि आपका बेसिकली क्या पर्पस है, आप क्या चाहते हैं कि क्या हो। जैसे एब्डक्टर मसल्स पहले वीक थे, आप चाहते हैं उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए, या एब्डक्टर मसल्स का इतना इशू नहीं है, आप चाहते हैं कि जॉइंट की स्पेस जो है वो पहले जैसे कम थी, तो आप चाहते हैं कि जॉइंट की जो स्पेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, या आप ये चाहते हैं कि मोमेंट आर्म बढ़ जाए मसल का, या आप ये चाह रहे हैं कि जॉइंट के ऊपर जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो कम हो जाए। तो अब ये क्या है, बेसिकली नेक शाफ्ट एंगल में डिक्रीज, यानी कि अगर हम इसकी बात करें इस डायग्राम की, डिक्रीज इन हेड एंड नेक एंगल, हेड और नेक इनका एंगल डिक्रीज हो गया। यहाँ से आप देखें ज्यादा था, ठीक है, हेड और नेक का जो एंगल है वो कम हो गया। डिक्रीज इन हेड एंड नेक एंगल एंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द नेक, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें कि जो नेक है वो बढ़ गई है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एब्डक्टर मसल है इसका मोमेंट आर्म बढ़ रहा है, ठीक है। मोमेंट आर्म जब एब्डक्टर मसल का बढ़ेगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि जॉइंट की जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो कम हो रही हैं, और आपका जो हेड ऑफ द फीमर है वो एसिटाबुलम के अंदर डीपली जा रहा है। तो अगर आप इस तरह से इम्प्लांट्स लगाते हैं कि आपका नेक और हेड का एंगल कम हो जाए, तो उसके केस में आप एब्डक्टर मसल की एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं, जॉइंट की कॉन्टैक्ट फोर्सेस को कम कर सकते हैं, और हेड ऑफ द फीमर को एसिटाबुलम के अंदर डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं। एक ये चीज़ है। नेक्स्ट वन है कि अगर आपका नेक और शैफ्ट का एंगल बढ़ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, अगर नेक और शैफ्ट का एंगल बढ़ जाता है तो हिप के ऊपर बेंडिंग फोर्सेस कम हो जाएंगी, और लेकिन आपकी जो एफिशिएंसी है एब्डक्टर की वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है कि अगर आप ज़रा सा भी एंगल चेंज करते हैं तो मॉडिफिकेशन जो है वो इस तरह से आ जाती हैं फंक्शंस के अंदर। तो इस वजह से जॉइंट की जो ज्योमेट्री है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपको नॉर्मल नेक के जो एंगल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, आपको आइडिया हो कि अगर एंगल कम होता है तो क्या अफेक्ट आता है, अगर एंगल ज़्यादा होता है तो क्या अफेक्ट आता है। तो नॉर्मल एंगल जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर एक और चीज़ जो आती है रिकंस्ट्रक्टेड जॉइंट ज्योमेट्री के अंदर, दैट इज पेरीप्रोस्थेटिक बोन लॉस, कि आपके जो बोन है जहाँ पे प्रोस्थेसिस है उसके सराउंडिंग की जो बोन है, पेरीप्रोस्थेटिक जो बोन है उसका बोन लॉस स्टार्ट हो जाता है जब भी आप जो है वो कोई प्रोस्थेटिक करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। ये बहुत अच्छे तरह से डॉक्यूमेंटेड है, रिसर्च बेस्ड है सीमेंटलेस में और सीमेंटेड उसमें। आप यहाँ पे देखें तो पहले जब आपने इम्प्लांट इंसर्ट किया है तो यहाँ पे बोन है, सेकेंड एक्सरे के अंदर आप देखें यहाँ पे कोई बोन नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये वाली जो बोन है यहाँ पे नहीं प्रेजेंट, कि बोन का यहाँ से लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ है, ऑस्टियोलाइसिस हो गया। ऑस्टियोलाइसिस ये किस वजह से हुआ है, पॉलीइथाइलीन आपने मेटल वो प्लास्टिक इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये आपका बाहर का था, आपकी बॉडी का तो पार्ट नहीं था ना, ये बाहर का है। आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट एक रिएक्शन देगी। जब फॉरेन बॉडी रिएक्शन होता है, ठीक है, तो आपके मैक्रोफेज एक्टिविटी बढ़ जाती है ताकि वो उनको इनगल्फ कर ले, ठीक है। आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं बाकी सारी चीज़ें। अब क्या हुआ, मैक्रोफेज की एक्टिविटी आई है जिसकी वजह से आपके जो सेल के अंदर के मीडिएटर्स थे वो इंक्रीज कर गए। जब सिक्रीशन बढ़ जाती है इंटरसेलुलर मीडिएटर्स की, तो आपके जो ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स आर बेसिकली द बोन रिजॉर्बिंग सेल, जो बोन को रिजॉर्ब करते हैं, जो बोन को खा जाते हैं, ठीक है। अब ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स जब आए हैं तो उन्होंने आपकी जो प्रोसेसेस के इर्द गिर्द की बोन थी इसको खाना शुरू कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ड्रॉबैक भी है कि आपके जो बोन लॉस है वो स्टार्ट हो जाता है प्रोसेसेस के अराउंड। क्यों, क्योंकि ये आपने एक्सटर्नल इम्प्लांट डाला है जिसकी वजह से बॉडी ने अपना रिएक्शन देना है, ठीक है। तो पेरीप्रोस्थेटिक बोन लॉस जो है ये भी होता है जब आप इम्प्लांट जो है उनको इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है नी आर्थोप्लास्टी, इसकी भी सारी वही इंडिकेशन है, स्वेयर जॉइंट पेन है वेट बेरिंग के साथ, आपके जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई है, आपकी नी की डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है। जैसे अगर हिप पे यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा तो कोक्सा वेरा वेल्गा की वजह से बो लेग्स जब बनती हैं तो आपकी जो नी जॉइंट है वो भी डिफॉर्म हो सकता है। नी जॉइंट के ऊपर इंस्टेबिलिटी है, आपकी मूवमेंट्स जो है वो लिमिटेड है, साथ में आपका जो पहले से नॉन ऑपरेटिव जो मैनेजमेंट थी, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, पेन किलर्स और फिजिकल थेरेपी और बाकी सारी चीज़ें जो है वो फेल हो गई हैं। तो फिर आप नी की जो रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं उनको कराते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज वेयर एंड टेयर हो गया, बोन की जो है वो स्पर बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसको हमने यहाँ क्योंकि फीमर के नीचे है तो फेमरल कार्टिलेज कह दिया, कि सारे का सारा जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो उसके केस में आप आर्थोप्लास्टिक जो सर्जरीज हैं वो रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। अब जो नी की आर्थोप्लास्टी है उसकी कुछ टाइप्स हैं, यूनिक कंपार्टमेंटल, बाई और ट्राई, नाम ही बताता है। अगर आप सिर्फ एक कंपार्टमेंट चेंज करेंगे नी का
वो यूनिकम्पार्टमेंटल होगा। अगर आप 2 कंपार्टमेंट चेंज करेंगे दैट वुड बी बाई कंपार्टमेंटल। अगर आप 3 कंपार्टमेंट चेंज करते हैं दैट इज ट्राई कंपार्टमेंटल। यहाँ पे मीडियल जो इम्प्लांट है वो डाला गया है, ठीक है। ये पटेलोफेमरल है, पटेला भी है, फीमर भी है, ठीक है। ये यहाँ पे उन्होंने लैटरल दिखा दिया है कि लैटरल जो है वो आपने इम्प्लांट को इंसर्ट किया है और इसको हमने कह दिया मीडियल बाई कंपार्टमेंट। मीडियल बाई कंपार्टमेंट का क्या मतलब है? मीडियल साइड पे इम्प्लांट डाला है, साथ में जो है वो पटेला भी डाली है, ठीक है। तो ये मीडियल साइड पे बाई कंपार्टमेंटल हो गई है। तो ये कहने की बात ये है कि जितने कंपार्टमेंट्स को आप रिप्लेस करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप नाम दे देते हैं, यूनी कंपार्टमेंटल है, बाई कंपार्टमेंटल है या ट्राई कंपार्टमेंटल है, ठीक है। ये अपेयरेंस है आपकी टोटल नी रिप्लेसमेंट की, ठीक है, टोटल नी आर्थोप्लास्टी की, कि ये आपने इम्प्लांट डाला है फेमर का, बीच में आपकी प्लास्टिक पॉलीथाइलिन है, स्पेसर है जो के, और नीचे जो है ये आपका क्या कहते हैं उसको, टिबिया है, ठीक है। टिबिया में आपने जो है वो स्टेम को इंसर्ट किया। तो ये आर्टिकुलर सर्फेसिस को आपने बस दोबारा से जो है वो रीमॉडल किया है या रिकंस्ट्रक्ट किया। अब इसके लिए कुछ सर्जिकल अप्रोचेस हैं। स्टैंडर्ड मीन ट्रेडिशनल जो बहुत पहले से चल रही है। मिनिमल इन्वेसिव का मतलब है स्मॉलर कट, कि आपने उसको कट जो है वो छोटा दिया है। थर्ड वन है कॉर्डिसेप्स स्प्लिटिंग या कॉर्डिसेप्स स्पेयरिंग। क्या मतलब है? सामने से देने के बजाय आप साइड से यहाँ से कट दें ताकि कॉर्डिसेप जो मसल है जो कि मेन एक्सटेंसर है नी जॉइंट का, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नी में, कॉर्डिसेप की स्ट्रेंथनिंग बिफोर एंड आफ्टर जो टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं उनको कराई जाती है कॉर्डिसेप की, और साथ में हिप के एबडक्टर्स की। अगर नी की हम बात करेंगे तो सिर्फ हमारे कॉर्डिसेप्स की। ये वाला जो इंसिजन है ये ट्रेडिशनल है कि सामने से आपने बहुत बड़ा इंसिजन दिया और बीच से आपने जो हिप जॉइंट है उसको अप्रोच कर लिया। यहाँ पे क्योंकि आपने क्वाड्रिसेप को कोई इंसिजन नहीं दिया, क्वाड्रिसेप को आपने स्पेयर कर दिया है, तो इस तरह की जो सर्जरीज हैं उनको हम क्वाड्रिसेप स्पेयरिंग सर्जरीज कहते हैं, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल होती हैं उसमें ये सामने से क्वाड्रिसेप में बड़ा जो इंसिजन है वो आप देते हैं, इनको साइड पे करेंगे और बीच में जो आपका जॉइंट है उसको आप अप्रोच कर लेंगे। तो इस तरह से सर्जिकल जो अप्रोचेज हैं वो इस्तेमाल होती हैं हमारी टोटल नी आर्थोप्लास्टी में। फिर वही बात है कि आपकी जो इम्प्लांट है उसकी फिक्सेशन के लिए वही सीमेंटेड, अनसीमेंटेड और जो हाइब्रिड सिस्टम है वो यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फंक्शन को दोबारा से रिस्टोर करना, आपके जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, मूवमेंट प्रोवाइड करना। लॉन्ग टर्म फिक्सेशन हो इम्प्लांट की, उसके लिए आप जो है वो इसको थॉरली बायोमैकेनिक्स को पढ़ते हैं ताकि आप जो है वो फिक्स इम्प्लांट्स हैं ज़्यादा अरसे के लिए रहें अंदर, उनका वेयर टियर ना हो, इम्प्लांट का मटेरियल ऐसा हो जिसके ऊपर जंग ना लगता हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट हैं। डिफॉर्मिटी कोई हो गई है नी जॉइंट पे तो आपने किया है हिप नी की आर्थोप्लास्टी ताकि उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जा सके। क्योंकि जब डिफॉर्मिटी होती है तो अब नॉर्मल फोर्सेस लगती हैं जो कि और ज़्यादा एक्सेलरेट करती हैं जॉइंट के डिस्ट्रक्शन को। तो जॉइंट की वेयर एंड टियर को रिड्यूस करने के लिए आप डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए टोटल नी आर्थोप्लास्टी जो है वो करा देते हैं। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? जहाँ पे आपने ऊपर इम्प्लांट लगाया है बीच में कंडाइल्स थे, कंडाइल्स बीच में से टूट सकते हैं। आपने इम्प्लांट लगाया है तो उसके पास से आपके पेरिफेरल नर्व, जैसे अगर बैक साइड पे शैटिक है, शैटिक नर्व जो है इट्स अ टाइप ऑफ पेरिफेरल नर्व, तो उसका डैमेज हो सकता है। एंटीरियरली जो आपके नर्व है उनका डैमेज हो सकता है। आपके जो इम्प्लांट आपने लगाया है उसका माल यूनियन हो सकता है। आपने जो इम्प्लांट लगाया है, जो प्रोस्थेटिक लगाया है वो लूजन हो सकता है, वो वहाँ से डिसलोकेट हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये आ सकती हैं आपने जब प्रोस्थेटिक जो है उसको इम्प्लांट किया है। जो नी के इम्प्लांट्स हैं उनमें आपके जो टिबियोफेमरल फोर्सेस हैं वो पीक होती हैं जब आप स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लाइक आप जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं या स्क्वाट्स कर रहे हैं। तो उन केसेस में आपकी जो टिबियोफेमरल फोर्सेस हैं वो अपनी पीक पे होती हैं, लाइक आपके पूरे बॉडी वेट का 7 टाइम्स जो है वो बढ़ जाती है। तो ये आज का बेसिक टॉपिक था कि आर्थोप्लास्टी क्या है, टोटल हिप आर्थोप्लास्टी क्या होती है और टोटल नी आर्थोप्लास्टी जो है वो क्या है। हमने पढ़ा कि आर्थोप्लास्टी इज बेसिकली आ रिप्लेसमेंट ऑफ जॉइंट। हिप और नी जो है वो कॉमनली रिप्लेस होते हैं। इम्प्लांट का जो डिज़ाइन है, जो मटेरियल है, ये जो आर्थोप्लास्टी में इस्तेमाल होता है ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटर्मिन करता है कि रिप्लेसमेंट के बाद आपकी क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, कितना लोड जो है वो बेयर कर सकता है आपका इम्प्लांट। डिफरेंट फोर्सेस कौन कौन सी हैं जो हिप जॉइंट पे या नी जॉइंट पे लगती हैं और आप उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन जो इम्प्लांट के डिज़ाइंस हैं या जो मटेरियल है उनको जो भी मतलब आपने जो फोर्सेस को कैलकुलेट किया है उनकी बेसिस पे आप क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डिज़ाइन में और मटेरियल में।
रिसर्च बेस्ड चीज़ों के बाद ही हाइब्रिड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ कि किस तरह से जो है वो इसको लगाए, या रोटेशनल जो कंपोनेंट्स हैं या जो रोटेशनल स्टेबिलिटी है उसको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप जो आपके इम्प्लांट हैं उनको टाइम मिले फॉर द हीलिंग। तो ये सारी ये चीज़ें हैं जो हमने आज डिस्कस की। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो इसमें आपको समझ नहीं आई। मैम अभी आपने एक वर्ड बताया माल यूनियन, उसका क्या मतलब है? क्या बताया मैंने अभी? मैल यूनियन, उसका क्या मतलब है? माइल यूनियन का मतलब है कि पहले आपने जो है वो इम्प्लांट को जो है वो एंटर किया था, लेकिन वो उसका यूनियन नहीं हुआ, प्रॉपरली यूनियन नहीं हुआ। पुअरली या मॉल मॉल यूनियन आप उसको कहते हैं, दोनों वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं इसके लिए कि ओके उसका यूनियन नहीं हुआ प्रॉपरली। ठीक है, मॉल मीन आप ये कह सकते हैं फॉल्स। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। सबको क्लियर है ये चीज? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, मैं फिर इसको एंड कर रही हूँ। अगर आप इसको जब रीड करेंगे और फर्दर कोई क्वेश्चन होंगे तो आपने मुझसे पूछ लेना है। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा।